है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, बीपीएससी की अगर हम बात करें, बीपीएससी में आपके 10 और 9 और 10 के जो टीचर के लिए आपका टीजीटी का यानी माध्यमिक का जो पेपर होना है, उसके प्रैक्टिस पेपर को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। आपको बता दें कि यह प्रश्न, चूंकि कारण यह है कि समय बहुत कम है, इसलिए इसी तरह से हमें आपको प्रैक्टिस कराना पड़ रहा है और इसमें हम तेजी से प्रैक्टिस अपने करते हुए आगे की दिशा में बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रश्नों और उनकी व्याख्याओं को भी साथ में लेकर के चलेंगे, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो मैं भरोसा रखता हूँ कि लगभग इसके 8 वीडियोज आपके सामने आने वाले हैं और इसके बाद 2 मैराथन वीडियोज आपके सामने आने वाले हैं। ये बायोलॉजी के 8 वीडियो हैं और इसी तरह से केमिस्ट्री के 8 वीडियो हैं और उसी तरह से आपके जो है क्या कहते हैं फिजिक्स के 8 वीडियो हैं। तो टोटल मिला के 24-25 वीडियो हैं जो आपका पूरी तरह से रिवीजन करा देगा। और 80 क्वेश्चन में हमें भरोसा है कि लगभग आप 70 क्वेश्चन यहाँ से पा जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि अभी बेसिक प्रश्न है, धीरे धीरे विशिष्टता की तरफ आ जाएंगे। पहला प्रश्न है, कोशिका का मूलभूत इकाई क्या है? माफ करिएगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो मूलभूत इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। देखिए, किसी भी जीवन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो होती है कोशिका। कोशिका किसका निर्माण करती? कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है और ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्र से शरीर का निर्माण हो जाता है। आपको याद होगा कि कोशिका की खोज जो है 1664 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। इन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में इस अपनी खोज के बारे में बताया था। वहीं पे आपको ये भी पता होगा कि 1600 जो है 74 ईस्वी में इसकी लिविंग कोशिका की खोज की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा लिविंग कोशिका की खोज कर दी गई थी। आगे बढ़े, दूसरा प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आपको बताना है जो बात सही नहीं कही गई। ठीक है, कोशिकाओं के आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। यानी कोशिकाओं का जो आकार है और जो माप है वह अलग अलग कार्य से संबंधित होता है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। आपको बताना है कौन सी पॉइंट सही नहीं है, आपको इस पे जाना। देखिए, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य के लिए अलग अलग होते हैं, ये बात सही। जैसे डब्ल्यूबीसी का आकार अमीबॉइड है और वह प्रोटेक्शन का काम करती है। वहीं पे आरबीसी का काम, दोनों रक्त की कोशिकाएं हैं। आरबीसी की जो आकार है वह आकार कैसा है? वह डिस्क्वायड शेप है और ये हीमोग्लोबिन की सप्लाई करना और ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, जरूर आवश्यकता पड़ने पे कोशिकाएं अपने आकार को बदल लेती हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, जरूर वो अपने आप को लेकिन सभी देह ऊतक की कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं। जो ऊतक होते हैं पादप में 2 प्रकार के हो जाते हैं और जंतुओं में 4 प्रकार के हो जाते हैं। जो 2 प्रकार के होते हैं ये भी अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं और जो 4 प्रकार के होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। अर्थात ये पॉइंट आपकी गलत है। चूंकि गलत का गलत ही आंसर होगा तो हमें गलत का गलत आंसर बता देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? कह रहा वह कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? यानी कोई ऐसा कोशिकांगक है। कोशिका में 3 प्रकार के कोशिकांग होते हैं, जिसे आप कहते हैं, पहला जो कोशिका झिल्ली है, उसके बाद आपका कोशिका द्रव्य है और तीसरा केंद्रक है। लेकिन इसके अलावा कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के कोशिका अंगक पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। अब पूछ रहा कि पादप कोशिका में तो पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ऐसे बहुत से कोशिकांगक हैं जो पादप कोशिका में पाए जाएंगे, जंतु में नहीं पाएंगे। जैसे कि आप एक जानते हैं रिक्तिका, रिक्तिका पादप में पाई जाती है लेकिन जंतु में नहीं पाई जाती। परंतु यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है यह भी पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। आपको यह भी बता दें, जो लवक होता है, लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और ये जो है आपका हरित लवक। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं, कोशिका का जीवित अंश जीवाश्म यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किसने कहा था? यानी कोशिका का जो जीवित अंग है
वह प्रोटोप्लाज्म है। यह किससे बना होता है? प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है ये आपको बताना है। प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य से, केंद्रक द्रव्य से और अन्य कोशिकांगों को एक साथ मिला करके जो द्रव्य हमारा तैयार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और आपको याद होगा एक वैज्ञानिक हैं हक्सले, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को ही फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ यानी जीवन का भौतिक आधार कहा था। तो ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांगों से निर्मित होते हैं। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? कह रहा 80% से अधिक किसी कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ के बारे में बताइए। तो 80% से अधिक किसी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ हो कौन है? जल है। 80% से अधिक पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है? 80% से अधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? यानी वह कौन सी कोशिकाएं होती हैं जिनमें नाभिक नहीं होता है, आपको ये बताना है। यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो विदाउट न्यूक्लियस के कौन पाई जाती है? देखिए, मूल रोम कोशिका यहाँ पे दिया गया है। मूल रोम कोशिका ये क्या होते हैं? जड़ के पे छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है जिसे मूल रोम कहते हैं। दूसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स और उसके बाद प्लेटलेट्स क्या होता है? रक्त के 3 घटक होते हैं। एक को कहते हैं, पहले 2 घटक होते हैं प्लाज्मा और ब्लड कोशिकाएं। ब्लड कोशिकाओं में 3 भाग होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और जो आपका तीसरा होता है प्लेटलेट्स। मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी में आता है। आप पढ़े होंगे मोनोसाइट के बारे में, डब्ल्यूबीसी में आता है। डब्ल्यूबीसी का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे आता है डब्ल्यूबीसी में कि डब्ल्यूबीसी में जो है 2 ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट पाया जाता है। ग्रेनुलोसाइट में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एसिडियोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। जबकि वहीं पे जैसे ही हम जाते हैं किसके पास? चलिए दूसरे के पास, एक ग्रेनुलोसाइट में उसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। जो मोनोसाइट होता है वो आपका यहाँ पे है। तो ये सभी में केंद्रक पाए जाते हैं, परंतु लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो सही आंसर आपका, चूंकि नहीं पूछा था तो इसलिए केंद्रक आपका लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिका में केंद्रक इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि उसे हीमोग्लोबिन को रखना आवश्यक होता है। निम्न में से कौन से कोशिकाओं में आत्महत्या बैग कहते हैं? यानी कौन सी ऐसी कोशिका है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम हो गया। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। फैगोसोम और डिक्टियोसोम से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कह रहा कौन ऐसा कोशिका अंगक है जो अर्धपारगम्य है यानी ट्रांसपेरेंट, अर्धपारगम्य है, ट्रांसपेरेंट है? आपको बताना कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति और केंद्रक। तो यहाँ पे आपको बताना सही आंसर क्या है। देखिए, जो कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम झिल्ली होती है। सिंगर एंड निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में ढूंढ करके बताया था और उन्होंने कहा था कि ऊपर जो है लिपिड की लेयर पाई जाती हैं और नीचे फिर लिपिड की लेयर पाई जाती हैं और बीच में प्रोटीन पाए जाते हैं। उन्हीं प्रोटीन को हम लोग एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और ये जो होती हैं इन तीनों को मिलाकर फास्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं। इसी को तरल मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। और यह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? सिंगर और निकोलसन के द्वारा। तो यह कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। इतना ही नहीं है, जो हमारी कोशिका झिल्ली है जो अर्धपारगम्य है ये जो है पदार्थों को अंदर जाने आने के लिए दोनों का चयन करती है। तो इसे चयनात्मक झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर प्लांट कहा जाता है, विद्युत गृह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो सही आंसर आपका कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आगे आ जाते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का जो शक्ति स्रोत है वो क्या है? कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियोलस। तो कोशिका की शक्ति जो है, शक्ति स्रोत है, वो कौन है? तो कोशिका को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। कोशिका को शक्ति कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कमेंट करके बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। आगे प्रश्न है हम बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी।
मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। कह रहा है कि मानव शरीर की कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अब ये प्रश्न आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, यानी वह कौन सी कोशिका झिल्ली है, कोशिका है जिसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, माफ करिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिकाओं में कोई भी कोशिका अंगक नहीं पाया जाता, यानी न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती। सही आंसर हो जाएगा लाल कोशिका। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ है, जहां से कोशिका नियंत्रित होती, ये आपको बताना है। तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है, यानी जो सेंट्रल एक्सिस है, वो क्या है, तो वो आप बताएंगे केंद्रक होता है जो इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। निम्नलिखित की कोशिकाएं सूक्ष्मतम जीवित कोशिका हैं। माइकोप्लाज्मा की, ब्रेड मोल्ड की या वायरस की, किसकी कोशिका जो है तो आपकी जीवित कोशिका है। तो आपको बताना है जीवित कोशिका किसकी, बैक्टीरिया की, ब्रेड मोल्ड की, माइकोप्लाज्मा की या वायरस की। जीवित कोशिका यहाँ पे किसकी दी गई, तो माइकोप्लाज्मा की सूक्ष्मतम, अच्छा सूक्ष्मतम दिया गया, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। इसी को PPLO भी कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। डीएनए एक संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से, उसे क्या कहते हैं। डीएनए का संबंध जो है हिस्टोन प्रोटीन से होता है। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड के 3 पेयर पाए जाते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड, एक को कहते हैं इसका जो फास्फेट होता है, दूसरे को नाइट्रोजनस बेस कहते हैं और तीसरे को क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर कहते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक को क्या कहते हैं प्यूरिन कहते हैं, दूसरे को पायरिमिडीन कहते हैं। और इस प्रकार से जो इसमें प्रोटीन आकर के हिस्टोन प्रोटीन इसको बाउंड करने का काम करती है, तो वो जो है यूकैरियोटिक डीएनए में पाया जाता है। इधर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार एक कोशिकी कोशिकांग समूह में डीएनए होता, कह रहा है किस प्रकार एक कोशिकी कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। सूत्रकणिका के रूप में, केंद्रक हरितलवक में, सूत्रकणिका गाल्जी का केंद्रक, सूत्रकणिका जीवद्रव्य केंद्रक और हरितलवक केंद्रक राइबोसोम। तो किसमें एक कोशिकी कोशिकांग में जो है डीएनए पाया जाता है, डीएनए समूह होता है, आपको ये बताना है। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। सूत्रकणिका में पाया जाता है, सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में और हरितलवक में, तो इसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या होता है, तो 3 चीजें होती हैं। नाइट्रोजनस क्षार होते हैं और उसके बाद यहाँ पे पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है और उसके बाद फास्फेट होता है। तो ये जहां पे मिल जाएगा वही आपका सही आंसर होगा। तो इसका जब आंसर आप चेक करने चलेंगे तो पहला जो आंसर दिया गया, देखिए एक नाइट्रोजनी क्षार, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह पाए जाते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, तो आगे पढ़ने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं दिखती है। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका के, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, जैव अणुओं का भंडारण, विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। तो यहाँ पे सही आंसर आपका कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण आपका सही आंसर है। तो अंतःद्रव्य जालिका का ये मुख्य काम होता है, जो विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें निर्विषीकरण कर देता है, यानी उसे निष्क्रिय करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। कह रहा कौन सी ऐसी चीज है जो डीएनए में तो मौजूद है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं है, इसके बारे में बताना। थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, कौन सी ऐसी चीज है जो डीएनए में तो होती है लेकिन आरएनए में नहीं होती। तो थायमीन, देखिए जो प्यूरिन होता है और जो पायरिमिडीन होता है, प्यूरिन में पाए जाते हैं एडेनिन और थायमीन और यहाँ पाए जाते हैं ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, तो एडेनिन जो, थायमीन जो है यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है, तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा थायमीन। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है जो है ये
आरएनए आपके प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है जो इसका प्राथमिक कार्य। हालांकि यह वायरस में जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता है। राइबोसोम्स होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स। राइबोसोम्स ज्यादातर क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अरे सॉरी, राइबोसोम्स क्या होते हैं, माफ करिएगा, राइबोसोम्स जो है आरएनए होते हैं, यानी आरएनए होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, लेकिन राइबोसोम्स जो है आरएनए होते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं? केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली में, लाइसोसोम में, गुणसूत्रों में। कहाँ पे जीन पाए जाते हैं, यानी जीन आनुवांशिक रूप से कहाँ होते हैं, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों में। कहाँ पे? गुणसूत्रों में इसका सही आंसर होता है। डीएनए की दो कुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? डीएनए की दो कुंडलिनी संरचना वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए का मॉडल दिया, और साथ में वाटसन और क्रिक ने ही क्या किया था, आप बता दीजिए तो जल्दी से। वाटसन और क्रिक ने डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में भी बता दिया, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के बारे में बता दिया। तो वाटसन और क्रिक जो है सही आंसर यहाँ पे हो जाते हैं। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, आपको ये बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, फ्रेडरिक हाफमिक्सर, अल्ब्रेस्ट कोकेस, फोकेस लेवेन और वाटसन तथा क्रिक। अब ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टफ प्रश्न आपके सामने आते चले जाएंगे। फ्रेडरिक हाफमिक्सर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था, तो सही आंसर फ्रेडरिक हाफमिक्सर होगा। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बांध से, सहसंयोजक बंध से, या स्थिर वैद्युत बल से, या वांडर वाल्स बलों से। तो डीएनए के दो स्ट्रैंड आपस में बंधे होते हैं, किससे बंधे होते हैं आपको बताना है। तो हाइड्रोजन बांड के द्वारा जुड़े होते हैं। आपको याद होगा कि थायमीन जो है डबल बांड, एडेनिन डबल बांड थायमीन से जुड़ता है, और ग्वानिन ट्रिपल बांड साइटोसिन से जुड़ते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहा जाता है, जो बांड यहाँ पे बनते हैं। डीएनए के एक तंतुगुच्छ यानी स्ट्रैंड से आरएनए के आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसलेशन कहते हैं, और ट्रांसलेशन को हिंदी में अनुलेखन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहा जाता है। 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका अनुलेखन। देखिए, इसी को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन को कहते हैं स्थानांतरण, नहीं, प्रतिकृतियन। और उसके बाद डीएनए से आरएनए बनता है, जिसे अनुलेखन कहते हैं। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो हरगोविंद खुराना ने जो है डीएनए का संश्लेषण किया था। 1969 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। डीएनए अंगुली छाप यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपयुक्त में से सभी। तो सभी की पहचान करने के लिए किया जाता है। आगे आ जाते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? कह रहा जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे डीएनए उत्तरदायी होता है, जो कैरेक्टर को लेकर के चलता है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोज उत्तरदायी है? कह रहा पुरुष में पुरुष बनने के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? एक्स और वाई। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम से मिलने से बालक का जन्म होता है? मनुष्य में बालक के जन्म के लिए एक्स और वाई, पुरुष का वाई गुणसूत्र और मादा का एक्स गुणसूत्र, यानी माता का एक्स गुणसूत्र मिलेगा तो बालक का निर्माण होगा। तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? हमारे कोशिकाएं दो प्रकार से विभाजित होती हैं।
समसूत्री विभाजन करती हैं और अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। जब समसूत्री विभाजन करती हैं तो जो गुणसूत्र होते हैं वो पैतृक कोशिकाओं में भी समान होते हैं। इसी घटना को हम लोग समसूत्री विभाजन करते हैं। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो पैतृक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। केवल समसूत्रण में केवल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा माइटोसिस और मियोसिस दोनों द्वारा कह रहा समसूत्रण तथा अर्धसूत्र विभाजन दोनों द्वारा। देखिए अर्धसूत्री विभाजन होता है गैमीट की कोशिकाओं में, जिससे गैमीट का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। इसलिए हमारी शरीर की कोशिकाएं बनने के लिए केवल समसूत्री विभाजन होता है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। कह रहा गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, अंतरावस्था में, मध्यावस्था में, पूर्वावस्था में या जाइगोटीन अवस्था में। कह रहा गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। अब यहाँ बताना है अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में या जाइगोटीन अवस्था में किस में किया जाता है। 32 का आपका आंसर हो जाएगा मध्यावस्था में। किस में किया जाता है, मेटाफेज स्टेज में। आपको पता होगा जब कोशिका विभाजन होती है तो कोशिका विभाजन में प्रोफेज में क्या होता है कि इसका जो केंद्रक झिल्ली होती है वह विलुप्त हो जाती है, जो हमारे क्रोमेटिन तंतु हैं वो मोटे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यह मेटाफेज में जाता है कोशिका झिल्ली विलुप्त हो चुकी है और यहाँ पे क्रोमेटिन तंतु मोटे मोटे हो जाते हैं, जिसे गुणसूत्र कहते हैं, और आसानी से मध्यावस्था में हम गुणसूत्रों को आकलन कर सकते हैं। विषाणु यानी वायरस में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती। वायरस में कौन सी विशेषता नहीं होती वो बताना। डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, स्वभाव में पूरी तरह से परजीवी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। तो कह रहा है जो डीएनए जो वायरस होते हैं इसमें कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। वायरस में कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं। विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। बहुत से विषाणु ऐसे होते हैं, वायरस ऐसे होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। किसी किसी में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं, किसी किसी में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं। आपने क्लास 12th की बुक में पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे वायरस हैं जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं और इन्हीं वायरस को हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जिसकी दो कॉलोनी है, एक बैक्टीरियोफेज लिम्डा है और दूसरी कॉलोनी का नाम क्या होता है, बैक्टीरियोफेज 5174। जो बैक्टीरियोफेज 5174 होता है उसके बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके जीनोम नंबर अलग अलग होते हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। कह रहा पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है। एकल तंतुगुच्छ वाला डीएनए होता है, एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है, दोहरे तंतुगुच्छ वाला डीएनए और आरएनए होता है या दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। अब हमको बताना है कि एकल तंतुगुच्छ वाला डीएनए पौधों के संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है, आपको ये बताना। 35 का आंसर बोलना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए पाया जाता है। कह रहा केवल कह रहा पौधों को संक्रमित करने वाले, याद रखिएगा, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए पाया जाता है। विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विषाणुओं के बारे में बताना है। कह रहा कौन सा संबंध सही नहीं है, नहीं बताना है। प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है, एकदम सही बात है, लेकिन हमें गलत वाला बताना है। परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थ के समान होते हैं, हाँ कह सकते हैं कण के जैसे होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण करते हैं, नहीं, ये बात गलत है और नहीं वाला ही सही होना है। सभी विषाणु परजीवी होते हैं, ये बात सही है, तो आपका जो सी है यही आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। सबसे पहले टीएमबी वायरस पे काम किए थे किसने, टीएमबी वायरस पे काम किया गया था और टीएमबी वायरस पे ही खोज की गई थी। किसके द्वारा, तो वो है आपके, जल्दी बताइए किसके द्वारा खोज किया गया था वायरस का, तो जल्दी से नाम बता दीजिए, हमको मिस कर रहा है, जल्दी से बताइए वायरस का खोज किसने किया था। वायरस की खोज किए थे, देखिए इवान वस्की ने किया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एड्स
मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है, यह रेट्रोवायरस है। क्या है? रेट्रोवायरस की कॉलोनी होता है। क्या होता है? रेट्रोवायरस होता है। 38 का सही आंसर हो जाएगा रेट्रोवायरस। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतुओं में होने वाला खुरपका और मुंहपका यानी फूट एंड माउथ रोग किसके द्वारा होता है? आपको बताना है किसके द्वारा होता है? बीजाणु, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या विषाणु द्वारा? तो सही आंसर आपको बताना है। तो ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विषाणुओं के द्वारा। जंतुओं में होने वाला रोग किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा होता है। इबोला क्या है? इबोला एक प्रकार का वायरस है। इबोला क्या है? इबोला एक प्रकार का वायरस है। इसके बाद इधर आते हैं, दूध से दही बनने, दूध से दही, दूध के दही में जमने के लिए जिम्मेदार होता है कौन? जिम्मेदार होता है तो आप कहेंगे लैक्टोबैसिलस जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? लैक्टोबैसिलस जिम्मेदार होता है। ठीक है। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, छोड़ दिए भाई। उसके बाद आते हैं, इसी को येलेबी बैक्टीरिया कहा जाता है, लैक्टोबैसिलस को। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, यानी जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है? उसका नाम राइजोबियम है, इसेरिचिया कोलाई, स्यूडोमोनास है, साल्मोनेला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो है राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोज करते हैं? दलहनी फसल के पौधों के साथ संयोजन करते हैं। राइजोबियम जो होता है वो लिग्युमिनस प्लांट के साथ जुड़ते हैं, तो दलहनी फसलें इसके जिम्मेदार होते हैं। फलीदार पादपों के जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण कौन होता है? कह रहा है कि फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से होते हैं? इनके बारे में बताना है। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सहजीवी। सही आंसर क्या होगा? सहजीवी इसके सही आंसर हो जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सिम्बियाटिक एसोसिएशन। दो अलग अलग जातियां एक साथ रहती हैं जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाती हैं, क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। तो सही आंसर आपका सहजीवी हो गया। आगे आ जाए, आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? कह रहा है कि देखिए फिर से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनुवांशिक हेराफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम, क्लास्ट्रीडियम, नाइट्रोसोमोनास और स्यूडोमोनास। इसमें से आपको बताना है कि 45 का सही आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे स्यूडोमोनास आपका सही आंसर के रूप में यहाँ पे खुल करके आ जाता है। प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेटर खाद्य परिसंचरण में मदद करता है। जो रेफ्रिजरेटर होता है भोजन को प्रिजर्व करने में मदद करता है, जिससे भोजन जल्दी खराब नहीं होता है। अब आपको बताना ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैव रासायनिक अपक्रियाओं की दर में कमी आ जाती है। वहां पे मौसम ठंडा होता है, यानी जब हम रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई भोज्य पदार्थ रखते हैं तो तापमान कम होने के कारण रासायनिक अपक्रियाओं की दर में भी कमी आ जाती है। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? कह रहा जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वनीकरण, उर्वरकीकरण, संदूषण और कंपोजिटिंग क्या कहते हैं? तो इसे अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहा जाता है? 47 का सही आंसर हो जाएगा किण्वनीकरण। क्या कहलाता है? किण्वनीकरण कहलाता है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध रखते हैं? जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध रखते हैं? ये आपको बताना है। 48 का सही आंसर क्या होगा? 48 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कवक। छत्रक किससे? छत्रक किसमें आता है? मशरूम किसमें आता है? कवक में आता है। और क्या छत्रक को मशरूम कहते हैं? देखो यहाँ पे है, छत्रक को मशरूम कहते हैं और मशरूम किसमें आता है? कवक में आता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या कहलाता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या कहलाता है? ये मशरूम कहलाता है। यहाँ पे लेकिन कवकी बीजाणुओं का पुंज, कवक तंतु का प्रकार, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, अलैंगिक बीजाणु पैदा करने हेतु प्रयुक्त संरचना। तो छत्रक क्या है ये आपको बताना है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आपके सामने आने वाले हैं। तो कसकर ठसाठस भरे कवक जाल को जो है हम लोग क्या कहते हैं? छत्रक कहते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। कसकर ठसाठस भरे कवक जाल को ही हम लोग क्या कहते हैं? छत्रक कहते हैं। इसी तरह का प्रश्न आपके सामने दिखने वाले हैं।
ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है? कह रहा है ईस्ट को मिला दिया जाता है तो आटा स्वतः फूलने लगता है। उठने का मतलब फूलने से है, तो फूलने लगता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तापमान में वृद्धि, द्रव्यमान के परिमाप में वृद्धि, ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विमोचन। तो सही आंसर होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निर्मोचन के कारण आटा फूलने लगता है। ईस्ट एक है, ईस्ट क्या है? कहाँ चला गया? ईस्ट एक है। ईस्ट क्या है? ईस्ट कवक है। ईस्ट क्या है? कवक है। इसी को हिंदी में खमीर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। ब्रेड बनाने में हमारे भारत में दो इंडस्ट्री हैं, जैसे एक बेकरी इंडस्ट्री है और एक बेवरेज इंडस्ट्री है। दोनों में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। बेकरी इंडस्ट्री में ब्रेड बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, इस सब में। और बेवरेजेज इंडस्ट्री में ईस्ट का उपयोग करते हैं बियर, वाइन, बिस्की बनाने के लिए। तो कह रहा है ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले खमीर कौन है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, संरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करता है, इससे स्वादिष्ट बना रहता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किण्वन के लिए किसके रूप में काम करता है? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? यानी किसमें बडिंग होती, बड बनते हैं, फिर बड अलग होते हैं और अलग होकर नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। ईस्ट में पेनिसिलियम का आविष्कार, पेनिसिलिन का आविष्कार किससे हुआ? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। और किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यह फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जानी जाती है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? कवक से। और कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। अल्फा बिस किससे बनता है? आपको बताना है अल्फा बिस किससे बनता है। सही आंसर आपको बताना है। 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा बिस कवक से बनता है। अल्फा बिस किससे बनता है? कवक से बनता है। अल्फा बिस किसके बनता है? कवक से बनता है। खुजली का रोग इसके बीच एक का कारण निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? खुजली के रोग के लिए जिम्मेदार कौन है? खुजली का रोग इसके बीच का कारण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? 57 का सही आंसर आपको बताना है। तो खुजली का कारण कौन हो सकता है? कवक हो सकता है। खुजली का कारण कौन हो सकता है? कवक हो सकता है। लाइकेन, लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल के मिश्रण से बना हुआ एक अलग स्पीसीज है जिसे हम लाइकेन कहते हैं, जो एक नग्न चट्टान की पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। वास्तव में किनके सहजीवी होते हैं? तो कवक और शैवाल के सहजीवी होते हैं। चट्टानी को क्या कहते हैं? जब चट्टानों के ऊपर लाइकेन उगते हैं तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो चट्टानों के ऊपर उगने वाले लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं सेक्सी कोल्स। चट्टानों के ऊपर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? सेक्सी कोल्स कहते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है, लाइकेन से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण कौन होता है? लाइकेन्स होते हैं। जहां पर वायु प्रदूषित होती वहां पे लाइकेन उगते नहीं है। आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है? आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है? आपको बताना है। 62 का सही आंसर। तो आयोडीन लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान शैवाल के अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, यानी खुद से अपना भोजन बना लेता है? वो शैवाल है जो अपना भोजन खुद से बना लेता है। तितली भी परपोषी है, मशरूम और टिड्डा ये सभी क्या है? परपोषी होते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? कह रहा है किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहते हैं। आपको बताना है सामान्यतः पौंड सिल्क किसे कहा जाता है। 65 का सही आंसर आपका हो जाएगा। स्पायरोगायरा को पौंड सिल्क के नाम से जाना जाता है। आज के इस श्रृंखला में टोटल 121 प्रश्न हैं। लगभग 50% से ज्यादा हम लोग प्रश्नों को कर चुके हैं। बहुत तेजी से करेंगे। अभी हमारे पास 34 मिनट हुए हैं। अब आप मान चलिए कि हम लोग जस्ट डबल क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो कम समय में तेज रिवीजन करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है।
मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप चैनल से जुड़िए और अपने मित्रों को भी जोड़िए, जिसका लाभ आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, इस बात का मुझे भरोसा है और आपको भी हो जाएगा। कह रहा है शैवाल के पकने पर शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? शैवाल के फैलने का, फलने का नहीं, शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? तो कह रहे हैं सुपोषण। अगर उन्हें पोषण अच्छा मिलता है तो शैवाल फैलते हैं, अगर पोषण अच्छा नहीं मिलेगा शैवाल फैलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से किस में प्रथम चरण युग्मकोद्भिद होता है? ब्रायोफाइटा के जो सदस्य होते हैं उनका प्रथम चरण कैसा होता है? युग्मकोद्भिद होता है, यानी गैमेटोफिटिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच अपने क्रियात्मक संबंध को रखता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे माइकोराइजा कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहा जाता है। कवक जब किसी पौधे के साथ एसोसिएशन करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? यानी कौन सा ऐसा पौधा है जो बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है? उस पौधे का नाम बताना है। वह पौधा है जो है सिस्टीनाइन का सही आंसर हो जाएगा आपका। संसार में बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा सिस्टीनाइन का सही आंसर है बांस। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैसे उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल में, कपास में और जो है किस में एनाबीना जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है? एनाबीना तो चावल की खेती में एनाबीना जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, एजोला और एनाबीना। चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति से प्राप्त होता है? चिलगोजा जो है पाइन से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे पाइनस से प्राप्त होता है चिलगोजा। देखते हैं चिलगोजा कहाँ से प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है। यहाँ पे नस का जो है पाइनस में सा कट गया, पाइनस से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद इस तरफ आते हैं और ज्यादा प्रश्न नहीं, 121 प्रश्न है। आज का वीडियो आपका कंप्लीट होने चल रहा है, आप जरूर देखिएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? यूकेलिप्टस है। आप जानते हैं लगभग 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस जो है, अरे माफ करिएगा, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है जो लंबे समय से जीवित है? वह आपका कौन है? वो सिकोया का प्लांट है। सिकोया यहाँ पे दिया गया है, बी वाले ऑप्शन पे आपका सही है। यूकेलिप्टस लंबाई में सबसे लंबा होता है। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, नीलहरी शैवाल, उपर्युक्त सभी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? यानी अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है, आपको बताना कौन सी ऐसी बात है जो अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है। 74 का सही आंसर आपको बताना है। प्रमुख चरण सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये कोई मतलब नहीं है, ये तो मान लीजिए सही है, हमको गलत वाला बताना। संवहन मंडल अनुपस्थित होता है, ये गलत है। संवहन मंडल टेरिडोफाइटा से आ जाते हैं, चूंकि गलत है तो ये जिम्नोस्पर्म है, तो ये आपका गलत है और गलत का गलत ही सही आंसर हो जाता है। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें हैं? सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, आपको बताना है। सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो सहचर कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं किसमें? जल्दी बताइए। सहचर कोशिकाएं आपकी पाई जाती हैं, वह पाई जाती हैं एंजियोस्पर्म में। किसमें पाई जाती हैं? पुष्पी पादपों में, एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। दालें पादपों के किस कुल से संबंधित होती हैं? तो दाल जो है वो दाल किससे? लिगुमिनेसी कुल से संबंधित है। कुछ पौधों का वैज्ञानिक नाम सोलेनम, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो वो है आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम है। मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। डेलोनिक्स रजिया रफिन, डेलोनिक्स रजिया रफिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या नाम है? तो इसका वैज्ञानिक नाम गुलमोहर है। डेलोनिज्म रजिया रफिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक, आजाद आजाद राजता इंडिया, आजाद राजता इंडिया निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम है? आजाद राजता इंडिया किस, इंडिका, आजाद राज का इंडिका जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप कहेंगे नीम का। आजादी राजता इंडिका, इंडिका किसका नाम है? नीम का वैज्ञानिक नाम है। आर्टोकार्पस इंड्रिगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? आर्टोकार्पस इंड्रिगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे आर्टोकार्पस इंड्रिगा का वैज्ञानिक नाम
किसका वैज्ञानिक नाम है? कटहल का, आर्टोकार्पस इंडिका कटहल का वैज्ञानिक नाम है। कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है वे मूल रेडिकल से के अलावा अन्य भागों से निकलती हैं, उन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जड़ रेडिकल के अलावा बीज के अन्य भागों से निकलती हैं उन्हें रेशेदार जड़ के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा से पौधे पादप का के मुख्य अवशोषक अंग हैं? यानी निम्न में से कौन सा से पादप का मुख्य अवशोषक है? तो जो मुख्य अवशोषक के रूप में जाने जाते हैं, जो नीचे से तत्वों को अवशोषित करते हैं, वो कौन है? तो वो आपका हो जाएगा 83 का सही आंसर हो जाएगा। केवल जड़ें होती हैं जो जल और खनिज को अवशोषित करती हैं। मूली किसका एक उदाहरण है? मूली जड़ का एक उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? अच्छा, तने का रूपांतरण नहीं है। आलू और कंद तने का रूपांतरण, शकरकंद और कंद ये तो हमें नहीं लगता। अरबी और घनकंद और प्याज और बल्ब ये तो आपको बताना है कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है, यानी जड़ से निर्मित है। 85 का सही आंसर बताना है। जो जड़ से निर्मित है वो कौन है? तो वो आपका है शकरकंद और कंद। ये जड़ से निर्मित होते हैं, ये जो है आपका तने से रूपांतरित नहीं। आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू जड़ है, तना है, डंठल है, फली है। आलू तना है तो आलू मॉडिफाइड तना है। मॉडिफाइड क्या है? रूट है, जिससे डंठल डंठल कहते हैं। नहीं, आलू तना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? यानी यहाँ पे कौन ऐसा है जो रूपांतरित तना है? तो वो आलू है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है। यह क्या है? ये भूमिगत तना है। राइजोम क्या है? भूमिगत तना है। राइजोम अदरक का ही रूप है और इसे क्या कहते हैं? हम भूमिगत तना कहते हैं। इधर आते हैं, इधर कुछ प्रश्नों नो थैंक्स। ठीक है, इधर कुछ प्रश्नों का कलर चेंज नहीं किया गया। ठीक है, पीडीएफ का कलर वही, बहरहाल हम लोग समझ जाएंगे। प्रकंद जिसे राइजोम कहते हैं का एक उदाहरण है। राइजोम का उदाहरण क्या होगा? तो प्रकंद का उदाहरण जो होता है राइजोम का, वो है अदरक। ठीक। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हल्दी पौधे के तने से प्राप्त की जाती है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त की जाती है। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? कह रहा है हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे हल्दी किस भाग से हल्दी पाउडर बनाया जाता है? सूखे हुए प्रकंद से। सूखे हुए प्रकंद से क्या बनाते हैं? हल्दी का पाउडर बनाते हैं। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? कौन सा ऐसा पादप है जहां पे तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? वह आपको बताना है। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का काम करता है? वह आपका कौन सा पौधा होने वाला है? ठीक है, वह आपका कौन सा पौधा होने वाला जहां पे जो है तना चिरकालिकता का कार्य करता है? आपको इसका आंसर देना होगा और इसका आंसर 92 का अगर आप आंसर बताना चाहते हैं तो आपका आंसर हो जाता है सुखाया हुआ फल। सुखाया हुआ फल यानी हल्दी। काली मिर्च पौधा क्या है? काली मिर्च का जो पौधा है क्या है? झाड़ी है, छोटा वृक्ष है, बेल लता है या पेड़ है? तो काली मिर्च का जो पौधा होता है, यहाँ पे आपको बताना कौन सा ऐसा पौधा है जो काली मिर्च का पौधा है, झाड़ी है, छोटा वृक्ष है यानी तना है, बेल लता है या पेड़ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, 93 का आंसर हो जाएगा तना। क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेल या लता, या उसे कह सकते हैं बेल है या तो लता है। प्याज के खाद्य भाग कौन से होते हैं? खाया जाता है वो क्या होता है? तना होता है। प्याज का जो हिस्सा खाया जाता है वो क्या होता है? तना होता है। मांसल पर्ण, जड़, तना और पुष्प, तो तने का ही रूपांतरण होता है जो प्याज में खाया जाता है, जिसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या यहाँ पे? तो मांसल पर्ण कह सकते हैं। हालांकि तने का रूपांतरण है तो तना भी कह सकते थे, दोनों ऑप्शन होने के कारण ये यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी आंसर जा सकता है। तो सही आंसर आपका तना होता है अगर हम मॉडिफिकेशन पूछते। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं भाई किसको खाते हैं, तो आप कहेंगे मांसल पर्ण को खाते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है, ये आपको बताना है।
प्याज में खाद्य पदार्थ आपको किस रूप में संचित मिलता है? यह आंसर आपको बताना 95 का। टोटल 150 क्वेश्चन है, आपको सभी प्रश्न करने हैं, बीच में प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो सभी प्रश्नों को लगातार करते रहिए, कमेंट करते रहिए, मैसेज करके चीज़ों को बताते रहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 95 का सही आंसर जो है पादप है, और पादप में जो भोजन होता है वो किस रूप में संचित होता है? पादप का वह भोजन सेलुलोज के रूप में संचित होता है। क्वेश्चन नंबर 96 यहां पर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? यानी पत्ती का कार्य नहीं, पत्ती का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। तो आहार का निर्माण तो करता है, गैसों का विनिमय भी करता है, जल का वाष्पन भी करता है, खाद्य और जल का चालन भी करता है, चालन भी करता है। तो यहाँ पे 96 का अब आपको बताना है कौन सा कार्य नहीं है, ये आपको ढूंढना है और बताना है 96 का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका खाद्य और जल का चालन जो है ये आपका क्या है? कार्य नहीं है। किसका? हरे पत्ते का कार्य नहीं। ये किसका काम है? खाद्य पदार्थ और जल को ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम ऊतक करता है। तो सही आंसर जाइलम ऊतक हो जाएगा। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? कह रहा है एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है, आपको ये बताना है। एक वास्तविक फल जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करता है, कह रहा है जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करता है और यह फल में विकसित होता है। दूसरा, जब पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल के रूप में विकसित होता है। तीसरा ऑप्शन है जब फल की उत्पत्ति पुष्प के केवल बाह्य दलपुंज में होती है। और फोर्थ ऑप्शन है जब पुष्प का केवल अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। इनमें से बताना है कि सही आंसर आपका कौन है। 97 का सही आंसर आपको यहाँ पे बता देना है। तो सही आंसर होगा जब पुष्प का केवल अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है, तो आपका सही आंसर हो जाता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों के व्यवस्थित एक अक्ष या तने पर पत्तियों के व्यवस्थित एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? जब कोई पत्ती या तना एक ही निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं तो उस व्यवस्थित क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? फाइलोटेक्सी, वर्नेशन, वेनेशन या फाइटोटैक्सी क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो 91 का फाइलोटैक्सी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी कहते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा फाइलोटैक्सी। अगला प्रश्न है आपका, घट पर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा घट में रूपांतरित होता है? घट पर्णी यानी पिचर प्लांट जिसे आप कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग ऐसा है जो पिचर के रूप में यानी घट के रूप में रूपांतरित होता है? वह होता है उसका पत्ती। पत्ती जो होता है ये पिचर प्लांट का रूपांतरित हो जाता है और घड़े जैसा संरचना बना लेता है जिसमें कीट फंस जाते हैं। कीटों को इसलिए खाता है, इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। कीटों को इसलिए खाता है क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करना होता है। पादप ऊपर चढ़ते हैं, पादप ऊपर की दिशा में चढ़ते हैं। दो तरह के जो साकी पौधे होते हैं दो तरह के होते हैं, एक जमीन पे रेंगते हैं और कुछ किसी पेड़ या वनस्पति किसी के सहारे पेड़ के ऊपरी दिशा में चढ़ जाते हैं। तो पादप ऊपर चढ़ते हैं किसकी सहायता से? तो आप कहेंगे प्रतान के द्वारा। पादप ऊपर कैसे चढ़ते हैं? ट्रेंड्रिल के द्वारा चढ़ते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं। तो प्रतान के द्वारा ऊपर की दिशा में चढ़ जाते हैं। आगे आ जाएंगे, कह रहा नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही क्रम होता है? कह रहा आपको बताना है कि नीचे दिए गए पौधे एवं उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही क्रम सुमेलित होता है? अदरक, प्रकंद, ठीक, प्याज, मांसल पर्ण, आलू, मूल और नारियल का भ्रूणपोष। अब आपको बताना है कौन सा सही क्रम सुमेलित नहीं है। अच्छा, नहीं वाला बताना था। अब आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आलू का मूल नहीं खाते हैं, बल्कि हम लोग आलू का क्या खाते हैं? आलू का हम लोग क्या खाते हैं? तना खाते हैं। आलू का हम लोग क्या खाते हैं? आलू के तने के भाग को हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो आलू एक प्रकार का तना है जिसे खाया जाता है। और मूल मीन्स होता है जड़। तो जड़ हम लोग आलू के जड़ को नहीं खाते हैं, बल्कि आलू के क्या खाते हैं? तने को खाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 102, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी स्टडी ऑफ फ्लोरिकल्चर क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ फ्लोरिकल्चर को हम लोग कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बताना एंथोलॉजी, एगेस्ट्रोलॉजी,
पेलिनोलॉजी, फिनोलॉजी। अब आपको बताना है फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फूलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प, पत्ती, तना और जड़। किसी पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है अगर उसके जीवन चक्र की दृष्टि से देखा जाए तो? यानी जीवन चक्र को अगर हम फोकस करें तो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? पुष्प होता है। पुष्प से ही लैंगिक जनन होगा और लैंगिक जनन के बाद नई पीढ़ी का विकास होगा। अगले ऑप्शन पे आते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी पुष्पों के बारे में बताता है? उभयलिंगी पुष्प जिनमें दोनों अंग पाए जाएंगे उनमें। कह रहा इनमें इनमें क्या पाए जाते हैं? केवल अंडक पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? केवल अंडक पाए जाते हैं। किसमें? यहां पे अगर हम बात करें तो इसमें केवल अंडक पाए जाते हैं। इनमें पुंकेसर और अंडक दोनों पाए जाते हैं। इनमें केवल पुंकेसर होते हैं या इनमें या तो पुंकेसर होता है या तो अंडक होता है। उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब है दोनों का पाया जाना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसमें पुंकेसर और अंडक दोनों पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? पुंकेसर और अंडक दोनों पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया आपके सामने 105। फूल गोभी, फूल गोभी के पौधे का उपयोग कौन सा भाग फूल गोभी में आप उपयोग में लाते हैं? फूल गोभी का कौन सा भाग आप उपयोग में लाते हैं इसके बारे में आपको बताना है। फूल गोभी का जो ताजा पुष्प समूह होता है उसे आप उपयोग में लाते हैं और उसी ताजा पुष्प समूह को आप खाते हैं। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा होता है? सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा होता है? सबसे छोटा फूल किसका होता है आपको बताना। सबसे छोटा पुष्प किस पौधे का होता है? तो बोल्फिया का पुष्प सबसे छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कौन सा ऐसा पुष्प है जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है वह आपको बताना है। तो रिफ्लेक्सिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है। परागण है, परागण क्या है? परागण कहते हैं स्टिग्मा से परागकोश का परागण नहीं। कह रहा है कि परागण क्या होता है? परागण कहते हैं परागकण का चल करके स्टिग्मा के ऊपर जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। यह परागण हवा के द्वारा होता है, जल के द्वारा हो सकता है और किसके? वायु के द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा हो सकता है। अलग अलग परागण को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होगा पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग के संचार को हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। हवा के परागण यानी पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? हवा के परागण को एनिमोफिली कहा जाता है। क्या कहते हैं? हवा के परागण को हम लोग क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहा जाता है। हवा के परागण को क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा होने वाले परागण की प्रक्रिया को आर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्निथोफिली के नाम से जाना जाता है। आभासी फल का एक उदाहरण देखिए। फल जो ओवरी के निषेचन के बाद ओवरी जो फल में रूपांतरित होती है उसे हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। लेकिन बिना निषेचन के पौधे के किसी अन्य भाग से फल का बनना क्या कहलाता है? आभासी फल कहलाता है। और इसका उदाहरण कौन होता है? सेब हो जाता है। इसका उदाहरण कौन हो जाता है? सेब हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है क्या कहलाता है? आपको ये बताना। फलों के वह प्रकार जिसमें लीची को रखते हैं वह कहलाता है, जल्दी बता दीजिए, वह नट कहलाता है। क्या कहलाता है? लीची को रखा जाता है उसे नट कहते हैं। टमाटर क्या है? सब्जी है, फल है, फली है, खाद्य तना है। टमाटर क्या है आपको बताना है। तो टमाटर आपका जो है टमाटर हो जाता है 113 का बी। टमाटर फल की श्रेणी में रखा जाता है। टमाटर किस में रखा जाता है? फल की श्रेणी में रखा जाता है। वह एक संग्रहित फल है। सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा और लीची। संग्रहित फल कौन है? यहाँ पे आपको 114 का आंसर बताना है। तो सहतूत यहाँ पे संग्रहित फल के रूप में जाना जाता है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची फल का कौन सा भाग आप खाते हैं ये आपको बताना है। लीची फल का कौन सा भाग आपके द्वारा खाया जाएगा इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी बताइए लीची का कौन सा हिस्सा आपके द्वारा लीची जो है
किसके द्वारा खाया जाता है? लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? अंतःफलभित, मध्यफलभित, मांसल जो है एरिल, या फलाभित, इसे क्या कहते हैं? लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये आपको इसका आंसर है 115 का आंसर क्या होगा? मांसल एरिल हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? मांसल एरिल। गूदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? गूदेदार थैलमस जो है आम में खाया जाता है। गूदेदार थैलमस किसमें खाया जाता है? सॉरी, गूदेदार थैलमस टमाटर का खाया जाता है। ठीक है। उसके बाद पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? पुष्पी पादपों के बीज अंडा जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद पुष्पी पादपों के बीज जो हैं बीज पत्र कार्टिलिडन से निर्मित होते हैं। अगर एक कार्टिलिडन होता तो एक बीजपत्री, दो कार्टिलिडन होते दो बीजपत्री कहलाते हैं। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं जो है पार्थिनोकार्पी। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। और निषेचन के बिना अंडे के भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? निषेचन के बिना अंडे से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो उसे कहलाता है अनिषेक जनन। निषेचन के बिना अंडे से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? पर निषेचन अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है। और उसके बाद युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप दो युगड़ित युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार आपका 121 प्रश्नों के महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके सामने समाप्त होती है। आप अपने मित्रों को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।